सीताराम येचुरी को लाल सलाम। कॉमरेड सीताराम येचुरी को लाल सलाम। We salute, red salute to comrade। बबलू जी पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे। आज के सभा के अध्यक्ष आपके इतने प्यारे विधायक कॉमरेड है, मंच पे उपस्थित हमारे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य अरे और 2 मिनट कमेटी के सदस्य कॉमरेड अध्यक्ष और बाकी यहीं पर आ गए, यहाँ स्टैंडिंग फोटो आ जाएगा सब। अरे हनानुल्लाह को आपने अभी लाइव चल रहा है। किसान संघर्ष के बारे में ही नहीं, पूरी देश के सामने जो परिस्थिति है उसके बारे में आपको विस्तार से बताया। मैं उन सवालों के दौरान नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात जो हनानुल्लाह कॉमरेड ने बताया, वो हनानुल्लाह सिर्फ हमारे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य नहीं है, वो हमारे देश के आज के किसान आंदोलन के सूत्रधार है। और इन्होंने ही तो एक लाल झंडे के आधार पर ये किसान आंदोलन की जो जीत हुई, अभी जो बताया, इतने घमंड के साथ प्रधानमंत्री कहते थे उनके मुंह से कोई भी बात निकल जाती वो कभी नहीं पीछे हट सकती। उस प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पड़े हमारे अन्नदाताओं के सामने, और ये घुटने दिखाए, ये 1 साल की लंबी जो संघर्ष जो चली उसके चलते हुए इस घमंड को उतारा हमारे सरकार। अब इसकी परिभाषा ही नहीं, लेकिन इसका असर देश के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है उसको हम सबको समझने की जरूरत है। क्योंकि आंदोलन शुरू होने से पहले बड़े सालों के बाद ये पटेल मैदान में एक जलसा हो रहा है। पिछले बार जब यहाँ पे हुआ था तब ये बात हम कह रहे थे कि भाजपा ये समझ रही थी कि वो एक अश्वमेध यात्रा कर रहे थे, योगी समझते ना, अश्वमेध यज्ञ रामायण में वो रेखांकित किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है राजा अपना एक सफेद घोड़ा बेचता है और घोड़ा किरण तक भागते जाएगा और उसको कोई नहीं रोकेगा। वो सब जो है उसका राज है, वो सब जमीन जो है उसके राज के अंदर आ जाए। अगर कोई घोड़े को रोका जाए तो राजा के साथ, उसकी सेना के साथ लड़ाई करनी होगी। उसकी हिम्मत किसी को होती नहीं है, तो कोई रोकता नहीं है घोड़े को। आज जब हम आ रहे थे यहाँ पे पटेल मैदान में 3 घोड़सवार थे और वो घोड़े के ऊपर लाल झंडा लगा हुआ था, और ये घोड़सवार को देखकर ये अश्वमेध यज्ञ की कहानी याद आ गई हमें कि रामायण के अंदर राम जी भी अश्वमेध यज्ञ करते, लेकिन राम जी के सफेद घोड़े के ऊपर अंकुश लगता है। कौन लगाता है ये अंकुश? 2 जुड़े भाई लव और कुश, और ये दोनों जुड़े भाई अंकुश लगाते। राजनीति में राजनीतिक 2 जुड़े भाई हैं, जो अभी आपने सुना ये बहादुरी के साथ जो हमारे अन्नदाता किसानों का संघर्ष और किसानों का भाई मजदूर, देश का मजदूर। अब किसान का हंसिया, मजदूर का हथौड़ा किस झंडे पे नजर आता है आपको अपने देश भारत के अंदर? ये है राजनीतिक जुड़े भाई। अगर भाजपा की घमंड में वो कहता है कि उसके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कोई नहीं रोक सकता, किसान आंदोलन ने बता दिया, और ये जुड़े भाई बताएंगे लाल झंडे के अंदर किसान और मजदूर की जैसे राम जी का घोड़े को ऊपर अंकुश लगा था लव कुश से, उसी तरीके से देश के राजनीति में ये लाल झंडा लगाएगा अंकुश। बीजेपी की जो बर्बादी जो कर रही है उसको उसके ऊपर अंकुश लगा के सरकार को हटाएगा। अब ये बात जो कहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री खुद, बाकी लोग खुद ये बात कहते हैं कि बड़े कमजोर हो गई वहां पर थी, लाल झंडा कमजोर हो गया तो ये क्या कर ले सकते। लेकिन साथ ही साथ यही उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले अपने उनके पत्रकार होते हैं, पूरी जो हमारी बुरा मत मानना, यहाँ पे जो पत्रकार बैठे हैं आपके ऊपर मेरा निशाना नहीं है, निशाना है मालिकों के ऊपर कि वो जो है तय करते हैं कि किस पक्ष में जो है खबर दे रही है, और वो खबर जो देते हैं वो उनके अपने अपने पत्रकार होते हैं जिनको बुलाकर प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया
इंटरव्यू में कहा क्या? ठीक है बात, ये लाल झंडा और वामपंथी ताकतें अब देश के एक कोने में एक सरकार है उनका केरल में, वो लोग कहते हैं कमजोर हो गए, लेकिन ये उनके शब्द है जो बोलने वाला हो, लेकिन ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा से हमें लड़कर जीतना जरूरी है। और ये विचारधारा जो है सबसे बड़ी अड़चन खड़ा करती है भाजपा के लिए और उसकी उद्देश्य के लिए। ये प्रधानमंत्री खुद स्वीकार करते। तो आपके पार्लियामेंट की संख्या नहीं, आपके कितने राज्य सरकारें हैं उसकी संख्या नहीं, लेकिन ये जो कहते हैं कि इनको हराना जरूरी है, भाजपा की राजनीति को अगर आगे ले जाना है, तो कहते किस लिए? कहते इसलिए कि सिर्फ इस लाल झंडे के अंदर ये हिम्मत है डट कर उनके सामना करना, और ये लाल झंडा ही एकमात्र झंडा है जो मेहनत लोगों को लामबंद करके सड़कों पर उतारेगी, जिसकी ताकत के सामने मोदी साहब को भी झुकना पड़ा किसानों के सामने। तो आज आपके बिहार के अंदर ये 23वीं राज्य सम्मेलन जो हो रही है, ये 23वीं राज्य सम्मेलन के अंदर यही बात है कि आगे को आने वाले दिनों को इस लाल झंडे और हमारे देश के लोगों की जो संघर्ष है, इन संघर्षों को कैसे मजबूत करना है, जिसके चलते हम हासिल कर सके और इस सरकार को झुका सके कि जनता के हित में वो जो है निर्णय ले और काम करे। ये मुख्य उद्देश्य है इस सम्मेलन का, और ये निर्णय लिए जाएंगे अगले 3 दिनों के अंदर। लेकिन ये जरूरी क्यों है? डबल इंजन सरकार बनती। सुना है कि आपके प्रधानमंत्री और आपके मुख्यमंत्री का 2 इंजन वाली रेलगाड़ी, अब 2 इंजन वाली रेलगाड़ी तेजी के साथ चलती है, और दोनों इंजनों में से एक इंजन कम मतलब बंद हो जाता है तो झटके मारते हुए चलती है। अब दोनों इंजन बंद हो जाएंगे तो रेलगाड़ी चलेगी नहीं। अब वही हालत आ गई आपके देश के और बिहार के साथ। यहाँ के मुख्यमंत्री सुना है कि हमने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ। और मेरे को सूत्र बताते हैं कि अगर ईमानदारी के साथ कुछ हो रहा है बिहार के अंदर, वो है ये 40% कमीशन वाला, जो भ्रष्टाचार जो है ईमानदारी से होता है बिहार के उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होती। ये पूरा ईमानदारी के साथ ये 40% उठा जाता है। अब आई बात तो कहते हैं सबसे ज्यादा रोजगार बिहार की सरकार दे। अरे भाई, मोदी जी भी इतनी बड़ी झूठ बोलने में जरूरत देखते हैं, लेकिन अब ये आंकड़े हमारे नहीं, मोदी सरकार के नीति आयोग के आंकड़े, वो आंकड़े दिखाते हैं न सिर्फ रोजगार के सवाल पर, लेकिन मानव अधिकार के कई सवालों के ऊपर सबसे नीचे के स्तर पे है सब प्रदेशों में से बिहार। ये हालत क्यों? ये हमारा एक अन्न का भंडार है बिहार जो गंगा नदी के साथ जो जुड़ी हुई जो नदियां है, और इतने सारे नदियों के साथ जुड़ी हुई, इतने बड़े बड़े नदियों के साथ जुड़ी हुई। अभी गंडक पार करके आ रहे थे, और गंडक का पानी जब उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो बाढ़ में आकर बर्बाद करता है। अब ये सही ढंग से इस्तेमाल क्यों नहीं होता? ये पानी आज की बात नहीं है, बहुत सदियों की बात पहले से है। ये योजनाएं क्यों नहीं बनती कि वो पानी बर्बाद करने की जगह वो जो है नहरों में बनाकर अपने किसान तक, खेती तक पहुंचाए? ये देश में हुआ, अपने 5 नदियों में पंजाब के अंदर किया, तो बिहार के अंदर क्यों नहीं होता? सरकार का ध्यान अगर हो वहां पे, तो ये जो अन्न का भंडार है, ये जमीन जहां पर बिना सिंचाई के 3 बार आप जो है यहाँ पर पैदा कर सकते हो फसल। अब ऐसी जमीन, यही पानी का इस्तेमाल सही ढंग से होता है, ये योजनाएं क्यों नहीं बनती? ये योजनाएं बनाकर यहाँ के लोगों की जिंदगी की तरक्की क्यों नहीं होती? अब इन सवालों पे ध्यान देना है, तो उनकी जो असली मुद्दे हैं जिससे वो सरकार चला रहे दिल्ली में और यहाँ, वो दूर हो जाएंगे। इसके ऊपर ध्यान नहीं है, इसके ऊपर ध्यान नहीं है। कहते कानूनी व्यवस्था जो है बिहार में सबसे अच्छी है,
और आपके सरकारी संस्था है, देश के अंदर जितने अपराध होते हैं उन सबका वो जो है डेटा रखता है, आंकड़े रखता है, वो दिखाता है बिहार सबसे नीचे, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के बीच में मुकाबला है कि कौन होगा सबसे नीचे। तो अब ऐसी हालत में जन सुविधाओं के लिए जो काम करना है उसके बारे में सोचकर ये दोनों सरकारें काम करती तो देश का और अपना बिहार का बहुत भलाई होता। लेकिन उनका नजर किस पे है? सीधा सीधा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। आज ये कोविड के महामारी के चलते हुए देश के अंदर बर्बादी बढ़ी, बेरोजगारी देश के अंदर इस हद तक बढ़ चुकी है कि पिछले 2 महीनों में 67 लाख लोगों की नौकरियों की छटनी हुई 2 महीनों में। अब लोग जो है लावारिस घूम रहे हैं अपने नौजवान। अगर उसको शिक्षा मिलती, उसको स्वास्थ्य मिलता और उसको रोजगार मिलता तो एक नया भारत और नया बिहार का निर्माण खुद अपना नौजवान करेगा। हमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था क्यों नहीं होता? क्यों नजर पूरा का पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण? इन किसी सवालों के ऊपर चर्चा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री चुनाव हो रहे, प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनिएगा, वहां के मुख्यमंत्री के भाषणों को सुनिएगा, वो कहते हैं 80% और 20%। चुनाव हो रहे 80 और 20 के बीच में। मतलब तो समझते हैं सभी, यानी सांप्रदायिकता, जहर, नफरत को फैलाकर वो अपनी सांप्रदायिक वोट बैंक को जो है लामबंद करने की कोशिश। सबसे गंदा वोट बैंक पॉलिटिक्स अगर कोई खेलता है अपने देश में वो है भाजपा, जो एक समुदाय को, एक भाई को दूसरे भाई से टकराती है, एक भाई को दूसरे भाई, एक बहन को दूसरे बहन के साथ ये नफरत पर हिंसा फैलाकर उनके बीच में तनाव पैदा करती। कभी बात होती है शमशान की और खालिस्तान की, कभी बात होती है मतलब यही हर चीज है, पितृ एजेंडा यही बात, लव जिहाद की। कभी होती है गाय के रक्षे के नाम पर मुसलमानों के ऊपर हमले करना। यानी ये पूरा का पूरा सिलसिला कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करके हम अपना सत्ता बचाते रहे और इसके चलते हुए अपनी देश की एकता और अखंडता बर्बाद होगी, लोगों की हालत और बदतर होती जा रही। और दूसरी ओर से लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिलने की जगह जो लोगों की संपत्ति है वो लोगों की संपत्ति को पूरा का पूरा लूट कर बेच रहे। आज कुछ नहीं बचा देश में जो जिसकी निजीकरण नहीं होगी। आपके रेलगाड़ियों की, रेलवे की, हवाई जहाजों की, आपके बंदरगाह की, कुछ भी संपत्ति देश के अंदर नहीं है जो आज बेचा नहीं जा रहा। और ये बेचकर फायदा किसको मिल रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है, आम मेहनतकश गरीब को नहीं, लेकिन लूट करके वो ही बड़े बड़े पूंजीपति जो उनके जो मित्र है और उनको मिलता है इसका पूरा का पूरा संपत्ति और उस संपत्ति का हिस्सा फिर वापस आता है आपके भाजपा के खाते में ताकि चुनाव के अंदर वो इस्तेमाल कर सके वोट खरीदने के लिए। ये है आज के दिन जो हालत जो हमारे देश के अंदर जो चल रही है। सामाजिक न्याय की बात, ये है भूमि संपूर्ण क्रांति का आवाज लगा हुआ। ये है यहाँ पर आपने जो है जातिवादी शोषण को खत्म करने के संकल्प लिए गए थे इस बिहार की जमीन। हालत क्या है? वही जातिवादी शोषण और तेज होते जा रहे। हमारे दलित बहनों के ऊपर जिस घोर तरीके से जो गैंग रेप और उसका जो खून जो किया जाता है जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ और अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ये इस तरीके के अत्याचार बढ़ते जा रहे। आज जाने हो क्या रहा हमारे भारत और अपने बिहार, हमारे आंखों के सामने उसकी बर्बादी नजर आती इस तरीके की शासन से, इस तरीके के नेताओं से जो आज राज कर रहे हैं। तो आज अपना देश को अगर बचाना, देश के संस्थाओं को बचाना, कानून पारित करते हैं हम लोग पार्लियामेंट में बैठ गए। अच्छा हुआ मैं ठीक समय पर पार्लियामेंट से बाहर आ गया, क्योंकि अब पार्लियामेंट के अंदर कोई बहस होती ही नहीं, बहुमत के आधार पर हाथ खड़े हो जाते हैं, कानून बन जाता है।
अरे किसके पक्ष में है, किसके हित में है ये कानून, से फायदा है नुकसान है, कोई बहस नहीं। आपके कोर्ट कचहरी जहाँ पर आप और हम और सब लोग जाते हैं, एक ही चारा बच गया। अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हम जो है कोर्ट के सामने जाते हैं। अब 3 साल हो गए, 3 साल जो याचिकाएं पड़ी है कोर्ट के सामने नागरिकता के कानून पर, कश्मीर के अंदर धारा 370 को रद्द करने वाले सवाल पर, और ये राजनीतिक भ्रष्टाचार को जो कानूनी दर्जा दिया ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते हुए, उसके खिलाफ 3 साल हो गया, आज तक सुनवाई शुरू नहीं हुई। तो कहां से मिलेगा न्याय? इस हालत को सुधारना है कि नहीं? अब अपने चुनाव आयोग रोज दिन भर दिन उल्लंघन होता है। वो जो उनका जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो बनाया, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं, खासतौर से शासक पार्टियों के प्रतिनिधियों के ऊपर। तो संस्थाओं को बिगाड़ना, संविधान को बिगाड़ना और इसके चलते हुए देश की जनता के ऊपर और अत्याचार और आर्थिक लूट, ये थोपना, ये बनी आदत और प्रचार एक झूठे तरीके से चले। अब 7 तारीख को, कल को है आखिरी वोट उत्तर प्रदेश। अब देखते रहिएगा, कल के रात के 12 बजे से आपके तेल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। वोट हो गया। अब अनुमान यह है कि पेट्रोल का दाम 15 से 22 रुपए लीटर बढ़ सकता है। रुके हुए थे कि वोट डल जाए, लोगों को बेवकूफ बनाए और वोट उनका लेकर उनके ऊपर ये बोझ जो है थोपे। अब ये इस तरीके की सरकार है हमारे सामने। तो आज के दिन ये अनिवार्य बन जाता है हम सब के लिए, अगर अपनी देश की संपत्ति जिसके मालिक हम हैं, याद रखिएगा इस देश के अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर कारखाने, जितने भी संपत्ति है, संसाधन है, साधन है हमारे देश के, ये सब के मालिक है देश की जनता। हमारा संविधान शुरू होता है जिन शब्दों के साथ कहते हुए हम लोग तय करते हैं कि देश का भविष्य क्या होगा। अब ये संपूर्णता देश के अपने हाथ में, मालिक हम हैं देश की संपत्ति, आप और हम देश के लोग। सरकारें जो आती है जाती है, ये तो मैनेजर के रूप में उस संपत्ति, और कोई भी मैनेजर बिना मालिक के इजाजत के वो संपत्ति बेच नहीं सकता। अगर वो बेचेगा तो मैनेजर को बदलेंगे हम और नया मैनेजर ले आएंगे, और वो वक्त आ चुका है जब हमारी संपत्ति को बचाना है। तो इन मैनेजरों को बदलो आप केंद्र में और बिहार में, तभी इस देश को बचा पाएंगे, अपनी जिंदगियों को बचा पाएंगे और अपने बच्चों को एक बेहतर भारत हम छोड़कर जा सकते हैं। ये आज के दिन ये कर्तव्य है हमारा, कर्तव्य। अमृत महोत्सव बना रहे 75वीं सालगिरह, लाखों की तादाद में जो शहीद हुए देश की आजादी, याद करिएगा उनको किस तरीके के देश के लिए उन्होंने त्याग दिया। क्या वो देश है? किस तरीके के देश के लिए जान दिए भगत सिंह और उनके साथी। 21वीं साल के 23वीं साल में जाकर चूमते हुए, हंसते हुए वो जो है अपना जिंदगी त्याग करते हैं ताकि देश का नौजवान खुद बैठे आजादी के लिए। क्या वो सब परंपरा, वो विरासत आज हमारे अंदर है या नहीं? तो आज के दिन उसी विरासत को ध्यान में रखते हुए आज के दिन इस देश के अंदर ये अत्याचार, इस लूट को बंद करना जरूरी है। इस सांप्रदायिक जहर, नफरत की जो राजनीति है, इसको बंद करना जरूरी है, वरना देश की एकता अखंडता बचेगी। दुनिया के अंदर बहुत सारे परिणाम हो रहे हैं। यूक्रेन के अंदर एक जंग चल रहा है और उस जंग के अंदर अपने बच्चे फंसे हुए हजारों उस देश के अंदर। अब सवाल प्रधानमंत्री उठाते हैं कि बाहर क्यों जा रहे बच्चे पढ़ने, और यहाँ पे कहते हैं कि बच्चों को बाहर जाने से रोकना है तो हमारे निजी सरमायादारों को कहते हैं आप जो है यहाँ पर डॉक्टरों के लिए कॉलेज खोलिए। अरे निजी जो कॉलेज है उसके फीस जमा कर नहीं कर सकते हैं,
इसलिए तो छोड़कर देश बाहर जाते हैं अपने बच्चे पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पर सस्ता है। और निजी कॉलेज खुलवाओ प्रधानमंत्री, तो और लोग जाएंगे अपने देश से बाहर, क्योंकि आपके निजी कॉलेजों का जो फीस है, जो वहां पे जमा करना है, वो अनगिनत परिवारों की बस की नहीं है। तो बच्चे जा रहे हैं वहां पे जबरदस्ती। कौन जाना चाहता है देश छोड़ के बाहर पढ़ना? जा रहे बाहर क्योंकि सस्ता है। अरे अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलो देश के अंदर, और इतने तादाद में खोलो कि कोई अपना बच्चे को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देश के अंदर उसको शिक्षा मिलेगा ना। वो काम नहीं करते। हम जो है निजी सेक्टर को देंगे जी कॉलेज खोले, ताकि उनसे भी पैसे बनवाए और वो भी मतलब एक किस्म का यूज करें। तो आज इन सभी सवाल, कई सारे सवाल इस तरीके से जो अपने भविष्य के साथ जुड़े हैं, देश के साथ जुड़े हैं, अपने बच्चों के साथ जुड़े हैं। तो आज इन सब के ऊपर अगर जिस तरीके से किसान आंदोलन जीत हासिल किया, आपको और हमको, इस देश की जनता, खासतौर से बिहार की जनता, अगर इसे उसी तरीके से जीत हासिल करना है, तो आज के दिन ये अनिवार्य है कि ये भाजपा की सरकार केंद्र में और भाजपा की सहयोगी सरकार बिहार के अंदर इस डबल इंजन को सरकार से दूर रखना है, उनको हराना है, वरना न देश न बिहार होता है। तो आज यही हमारी अपील है। पार्टी बिहार के अंदर तय करेगी। समस्तीपुर के लोग, आपका तो बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है लाल झंडे के साथ। कई बार मतलब संघर्षों में शामिल हुए, कई सक्रिय साथी शहीद हुए, और यह आंदोलन लगातार चलता रहा। आपकी समर्थन की आभारी पार्टी है। पार्टी के नेतृत्व के चलते हुए आपकी समस्याओं को हल करने के लिए अगर इस तरीके के विधायक अगर कहीं मिल सकते हैं आपको बिहार में, जैसे अजय हो या हमारे सीपीएम के विधायक हो या थे, तो उस तरीके के विधायक जो आपकी बात सुनकर वहां पर विधानसभा में इस बात को उठाएगा, ऐसे विधायक इन लोगों के अलावा और कोई नहीं। आज इस ताकत को मजबूत करेंगे। ये विधानसभा में बोलते तो इनकी बात नहीं बोलते, आपकी बात बोलते। अगर आपकी आवाज विधानसभा तक पहुंचानी है तो आपने पहुंचाया इनके मर्जी, लेकिन एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपकी बात कर सकती है। अगर वो सरकार चाहिए तो इन सरकारों को हटाना चाहिए। तो आज यही संकल्प है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की। इन सम्मेलनों में यही चर्चाएं होगी कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर किस तरीके से हम जो है जनसंघर्षों को और तेजी के साथ आगे ले जाए, देश के अंदर किस तरीके से इस सरकार को सत्ता से हटाएं, ताकि अपने भारत को हम बचा पाए। आज अपने भारत को बचाना जरूरी है, ताकि आने वाले दिनों में अपने भारत को बदलना है, एक समाजवाद की ओर, एक न्याय की ओर, एक सामाजिक न्याय की ओर। उस तरीके की बेहतर भारत बनाना है, तो आज इस सरकार को हटाना है। और इस पूरे जनसंघर्ष आप जो है इसका पूरा का पूरा सहयोग देंगे, साथ देंगे, ये हमारी अपील है। ये ना मेरी बात है ना आपकी बात है, हम सब की बात है। हम सब के लिए आज ये जरूरी है कि इस तरीके के तत्वों को सत्ता से हटाए, ताकि देश बचाए और एक बेहतर भारत का निर्माण करें आने वाले दिनों में। आप लोग जैसे पहले भी साथ देते आए हैं और मजबूती के साथ समस्तीपुर के लोग और मजबूती के साथ आने वाले दिनों में इस लाल झंडे के साथ लड़ेंगे मिलकर। आपके हित में, हमारे हित में, सबके हित में, देश के हित में, लोगों के हित में ये लाल झंडा लड़ता रहेगा। आप उसकी मदद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको और ताकत देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आप सबसे इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए मेरी बात को बंद करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।